एवरीवन, वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। चालू खरीफ सीजन में अब तक धान खेती का रकबा 4% बढ़कर 3,94,00,000 हेक्टेयर हो गया है। एक साल पहले धान का रकबा 3,78,00,000 हेक्टेयर था। चालू सीजन में 27 अगस्त तक दलहन बुआई का रकबा बढ़कर 1,22,00,000 हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 1,15,00,000 हेक्टेयर था। अरहर का रकबा 40.7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45.7 लाख हेक्टेयर हो गया है। उड़द की बुआई का रकबा 29 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल 30.8 लाख हेक्टेयर था। बाजरा का रकबा एक साल पहले के 1,77,00,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,85,00,000 हेक्टेयर हो गया है। इस बार कपास का रकबा 1,22,00,000 हेक्टेयर से घटकर 1,11,00,000 हेक्टेयर रह गया है। न्यूनतम निर्यात मूल्य तय होने के बावजूद प्याज की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। मंडी में प्याज का थोक मूल्य 5,000 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गया है। चुनावी माहौल के कारण सरकार प्याज के निर्यात पर बैन लगाने का निर्णय नहीं ले पा रही है। निर्यात रोकने से किसान राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्याज का उत्पादन घटने से भी इसकी कीमतों में तेजी आ रही है। 2021-22 में प्याज का उत्पादन 316.87 लाख टन था, जो 2022-23 में घटकर 302.08 लाख टन रह गया। 2023-24 में ये और घटकर 242.12 लाख टन हो गया। सरकार ने प्याज पर $550 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। निर्यातक और किसान अब सरकार पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने का दबाव बना रहे हैं। सरकार जल्द ही 14 से 18 साल की लड़कियों को गैर पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने की एक योजना शुरू करेगी। इसका मकसद श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से योजना को शुरुआती चरण में 27 जिलों में अगले 2 से 3 सप्ताह में शुरू किया जाएगा। बाद में इसे देश भर के 218 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। योजना के तहत 14 से 18 साल की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के दौरान उनके स्कूल और घरों के नजदीक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें डिजिटलीकरण, कौशल, डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ गैर पारंपरिक नौकरियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द आपको 20 साल तक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने का मौका मिलेगा। अभी तक बाजार में 1 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी मौजूद है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 20 साल की एफडी स्कीम लाने की योजना बना रही है। इस स्कीम को लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के एन्युटी प्लान की तर्ज पर पेश किया जाएगा। इस समय देश में कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस 10 साल से ज्यादा अवधि की एफडी स्कीम का संचालन नहीं कर रही है। अभी स्कीम की टेस्टिंग की जा रही है। सूर्योदय फाइनेंस बैंक इस एफडी स्कीम में जो भी निवेशक निवेश करेंगे उन्हें कुछ टाइम के बाद पैसा निकालने की भी सुविधा दी जाएगी। अब इस स्कीम को तैयार किया जा रहा है। ग्राहक इसके माध्यम से लंबे समय तक बचत और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ उठा सकेंगे। ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म क्लियर टैक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक आसान समाधान विकसित किया है। ये समाधान देश भर में गिग वर्कर्स को व्हाट्सएप के जरिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करेगा। इस सेवा के शुरू होने के 5 सप्ताह में ही लगभग 98,000 गिग वर्कर्स ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। इन सभी लोगों को इस आसान योजना के कई तात्कालिक आर्थिक लाभ भी मिलने वाले हैं। क्लियर टैक्स ने इस प्लेटफॉर्म की सेवा कंपनियों को देने की भी योजना बनाई है, ताकि ऑफिस में बैठकर काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों को भी रिटर्न फाइल करने और टीडीएस रिफंड दावों में सहायता मिल सके। जीएसटी काउंसिल की अगले महीने होने वाली बैठक में टैक्स रेट को सुसंगत बनाने पर चर्चा की जाएगी, लेकिन टैक्स रेट और स्लैब में बदलाव पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर पर भी चर्चा की जाएगी। जीएसटी दरों को सुसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह की पिछले सप्ताह बैठक हुई थी। मंत्री समूह ने दरों पर सुझाव देने वाले अधिकारियों की फिटमेंट समिति को कुछ वस्तुओं पर दरों में फेरबदल का विश्लेषण करने और उन्हें जीएसटी काउंसिल के सामने रखने का निर्देश दिया है। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक 9 सितंबर को होगी।
अमेज़न भारत में अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस सर्विस की शुरुआत इस साल के आखिर तक हो सकती है। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में क्विक सर्विस मिनट्स की शुरुआत की है। इसके बाद अमेज़न इंडिया ने अपनी क्विक कॉमर्स रणनीति की घोषणा की। कंपनी इसके जरिए तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा स्विगी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी अमेज़न बातचीत कर रही है। अमेज़न क्विक सर्विस के जरिए उपभोक्ताओं को 20 से 30 मिनट में सामान की डिलीवरी करेगी। वहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की है। मस्क ने कहा है कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक पूरी दुनिया में मोबाइल फोन के लिए फ्री इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध कराएगी। इस पहल के जरिए स्टारलिंक सेलुलर डेड जोन में सभी वायरलेस यूजर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, भले ही उससे स्टारलिंक सेवा को सब्सक्राइब किया हो या नहीं किया हो। एलन मस्क ने कहा कि ये सेवा यूजर्स को बिना किसी कीमत के उपलब्ध होगी। ये कदम ये सुनिश्चित करेगा कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए भुगतान न करने वालों को किसी खतरे का सामना ना करना पड़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 28,602 करोड़ रुपए के निवेश में 10 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये इंडस्ट्रियल शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओवरकल और कोपार्थी और राजस्थान के जोधपुर पाली में विकसित किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल शहरों की परिकल्पना 6 प्रमुख गलियारों के करीब रणनीतिक रूप से की गई है। ये शहर भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे औद्योगिक क्षेत्र और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जो आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में लगभग 6 लाख लोगों को नौकरियां देगी। इनमें महिलाओं के लिए भी मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। ये नौकरियां उन कंपनियों द्वारा पैदा की जाएंगी जो एप्पल के लिए काम कर रही हैं। कुल भर्तियों में से 2 लाख लोगों को सीधे एप्पल इंडिया में काम करने का मौका मिलेगा। नई वैकेंसी में महिलाओं की संख्या 70% रहेगी। आने वाले साल में मार्च महीने तक नौकरियों के ये अवसर पैदा किए जाएंगे। एप्पल चीन में मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता को कम करना चाहती है। एप्पल भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग गढ़ बनाना चाहती है। इसके चलते देश में नौकरियों की संख्या भी बढ़ेगी। सड़क इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनियों की आय में वृद्धि अगले वित्त वर्ष में नरम होकर 5 से 7% तक रहने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कम आवंटन से उनके ऑर्डर पर असर पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि इन कंपनियों की रेटिंग स्थिर बनी रहेगी। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में राजस्व वृद्धि प्रभावित होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच औसतन 12,500 किलोमीटर सड़क बनाने के ठेके दिए हैं, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में ये घटकर 8,581 किलोमीटर और चालू वित्त वर्ष में 8,000 किलोमीटर रह गई। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में कोल इंडिया लिमिटेड ने सरकारी खजाने में 20,071 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। घरेलू कोयला उत्पादन में 80% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया ने पिछले साल सरकारी खजाने में 19,666 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। कोल इंडिया की तरफ से केंद्र और राज्य सरकारों को भुगतान की गई राशि में रॉयल्टी, जीएसटी, कोयले पर उपकर और अन्य शुल्क शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को कोयला उत्पादन से पर्याप्त राजस्व मिलता है। सरकार नाम और प्रतीक अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि इस कानून को मजबूत बनाया जा सके और इसके उल्लंघनों को रोका जा सके। प्रस्तावित बदलावों में जुर्माने में पर्याप्त वृद्धि और अपराधियों के लिए कारावास की सजा शामिल है। वर्तमान कानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं को कुछ प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग के लिए मात्र 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नामों और प्रतीकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाता है। ऑनलाइन मांस बेचने वाली कंपनी जेफफ्रेश ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। जेफफ्रेश बीएसई एसएमई मंच पर लिस्ट होगी। कंपनी के आईपीओ में 59 लाख ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें कोई बिक्री पेशकश नहीं होगी। जेफफ्रेश ने कहा है कि लिस्ट होने के बाद उसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और वृद्धि को समर्थन मिलेगा। कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम में भी आईपीओ से धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दोबारा से डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं। इस प्रस्तावित आईपीओ में 112
92 करोड़ रुपए के ताजा शेयर और 52 लाख शेयर की बिक्री पेशकश शामिल है। ये कंपनी का आईपीओ लाने का दूसरा प्रयास है। इससे पहले उसने 2022 में सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा किए थे और उसे आईपीओ के लिए मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन तब कंपनी ने अपना आईपीओ जारी नहीं किया था। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आज का मनी टाइम आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।